कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड गणित विषय की परीक्षा के बारे में। आप सभी को पता है आपका आने वाली 27 मार्च को गणित विषय का पेपर है और उस परीक्षा के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी पूरी गणित विषय की पाठ्य पुस्तक से संबंधित अध्यायवार महत्वपूर्ण बिंदुओं और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्येक अध्याय में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने कक्षा 10वीं के सहपाठियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कक्षा 10वीं की गणित बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने मॉडल प्रश्न पत्र, प्रत्येक चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके वीडियो और मॉडल पेपर का सल्यूशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट पर आधारित। उन सभी के वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण सूत्र है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सॉल्व करते टाइम, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये अध्याय कुल 4 अंकों का आएगा और 4 अंकों में से 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक टाइप का और 2 अंकों का आएगा प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप का। इस तरह से ये कुल 4 अंक होंगे और इनमें हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से संबंधित कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको गुणनखंड प्रमेय क्या होती है ये समझ में आनी चाहिए। क्या होती है ये प्रमेय? यहाँ मैंने लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कि उदाहरण लिया है मैंने 60 का। 60 एक भाज्य संख्या है। 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब हम इसे 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, आगे पीछे करके लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। 60 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, आगे पीछे करके कैसे मर्जी लिख सकते हैं। इस प्रकार से 60 के अभाज्य गुणनखंडों में आपने देखा कि 60 एक भाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड है 2 2 3 5। इनको हम क्रम के बिना अद्वितीय लिख सकते हैं, यानी ये आगे और इसके कोई रूप नहीं होते। स्पष्ट है कि 60 को केवल 2 3 व 5 के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं, अन्य अभाज्य संख्याओं के द्वारा नहीं। 60 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो इन्हीं संख्याओं की हेल्प लेनी पड़ेगी और कोई अभाज्य संख्याएं इसमें काम में नहीं आती है। ये बेसिकली क्या है, गुणनखंड प्रमेय का कथन है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दूसरा टॉपिक है इसमें महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मैस है या अर्थात HCF। ये भी अच्छा बिंदु है, आपको याद रखना है। मैस है क्या होता है? मैस है ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात जो है उसके गुणनखंडों का गुणा करते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है 45 और 60 का। अगर हमें 45 और 60 का मैस है ज्ञात करना है तो सबसे पहले 45 के गुणनखंड किए 3 गुणा 5 और 60 के गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनमें से आप कॉमन देखोगे, उभयनिष्ठ देखोगे, 3 और 5 दोनों में एक एक गुणनखंड कॉमन है, तो मैस है कितना आ जाएगा 3 और 5 का गुणा। अब मैस है क्या होता है इसकी परिभाषा भी यहाँ नीचे लिखी है मैंने। मैस है अर्थात HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ये मैस है की परिभाषा है।
ठीक है। मैसे के अलावा अगला टॉपिक है हमारे पास लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लैस है, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं। जैसे 20 का, 40 का और 60 का हमें अगर लैसे ज्ञात करना हो तो पहले हमें 20 के गुणनखंड करने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर हमें 40 के गुणनखंड कर लेने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 40 के गुणनखंड हो गए। फिर 60 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणनखंड आपको करने आते होंगे, ये तो आपको आसानी से पता ही होगा। अब इसका लैसे ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे पहले दो के गुणनखंड देखेंगे। 2 इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो यहाँ अधिकतम कितने हैं? 3 बार। 2 को 3 बार नोट किया है। फिर 3 के गुणनखंड 20 में तो नहीं है, 40 में भी नहीं है, 60 में 3 एक ही बार आया हुआ है, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। और फिर देखो 5 के गुणनखंड 5 20 में भी एक बार है, 40 में भी एक बार है और 60 में भी एक बार है, तीनों में एक एक बार है, तो एक ही बार इसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक ही बार आया हुआ है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 120 है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लैसे ज्ञात कर सकते हैं। और लैसे क्या होता है इसकी परिभाषा भी लिखी है मैंने यहाँ पर। लैसे अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, दी गई संख्याएं जैसे मान लो ये 120 हमारा आंसर आया, तो 120 में 20 का भी भाग जाएगा, 40 का भी भाग जाएगा और 60 का भी भाग जाएगा। आगे है इसके बाद चौथा टॉपिक लैसे व मैसे में संबंध। लैसे और मैसे में क्या संबंध होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। किन्हीं दो संख्याओं, जैसे हमने मान लिया n1 व n2, किन्हीं दो संख्याओं के लिए लैसे और मैसे का गुणा, लैसे गुणा मैसे बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। लैसे का और मैसे का जब गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा वो आ जाता है। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर n1 गुणा n2। अब ये सूत्र कब काम में आता है? कई बार ऐसा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें दो संख्याएं दे रखी होती है, उनका हमें एलसीएम दे रखा होता है, जबकि एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं का दे दिया और n1 और n2 में से एक चीज हमें नहीं दे रखी, तो चारों में से अगर हमें कोई एक मान अज्ञात है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की हेल्प से। तो यहां पर मैंने नोट लगा के लिखा है, यह सूत्र उस समय प्रयोग करें जब दो संख्याएं उनका एचसीएफ उनका एलसीएम में से एक अज्ञात हो, चारों में से एक अज्ञात हो यानी कि वो ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया हो, तब हम उस मान को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लैसे व मैसे से रिलेटेड। अलग अलग प्रकार की जो संख्याएं होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एबेसैदा वाले क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर। पहला है इसमें पॉइंट, दो क्रमागत हमारे पास संख्याएं हैं, उनका मैस है कितना होता है? एक होता है। क्रमागत संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक होता है, और लैसे में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर ये दूसरा पॉइंट है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैस है, विषम संख्याओं में भी कुछ कॉमन नहीं आता तो मैस है एक है, और लैसे क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा, लैसे दोनों संख्याओं का गुणा। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दो अभाज्य संख्याओं का मैस है, अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैस है एक होगा, और लैसे कितना होगा? दोनों संख्याओं का गुणा। आगे इसके बाद अगला है डी पॉइंट, सह अभाज्य संख्याओं का मैस है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं आता, 8 और 25 में कुछ कॉमन नहीं आता, इसके अलावा 9 और 13 में कुछ कॉमन नहीं आता, 8 या 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। इनका मैस है हमेशा एक होता है, और लैस है क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा होता है। अगला पॉइंट इसमें है, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैस है। अगर दो संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, क्रमागत है, तो उनमें क्या होगा? उनका जो मैस है होगा वो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं में 2 कॉमन आ सकता है, जबकि लैस है क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणा बटा में 2। ओके, आगे इसके बाद छठा सवाल, छठा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर में से, किसी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अगर वह संख्या परिमेय है तो। और इसमें ये 3 बिंदु है, q का मान 0 नहीं होता, p व q सह पूर्णांक है और p व q सह अभाज्य भी है, अर्थात p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु याद रखने हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वह क्या होगी, संख्या इस तरह से लिखी जा सकती है। इसके बाद 7वां पॉइंट, अंडर रूट में एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट a एक परिमेय संख्या है कब, यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अंडर रूट में अगर कोई एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या कब होगा, जब वो अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट में अगर हम लिखें अंडर रूट 16 तो इसका आंसर 4 होता है अंडर रूट 16 का, और अंडर रूट में 25 लिख दें तो इसका आंसर 5 होता है, अर्थात ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ओके, अंडर रूट में अगर कोई नंबर आ जाता है जो कि परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वह अंडर रूट में संख्या आने पर हम ये नहीं देखेंगे कि अंडर रूट में आ गया तो लो जी इसको अपरिमेय लिख दो, अपरिमेय नहीं लिखना उसे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 8वां पॉइंट है, अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या है यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या होती है। और 9वां है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट है, इसमें 2 परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं, अगर आप उनका योग करोगे, अंतर करोगे, गुणा करोगे और भाग करोगे तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि वो आंसर जो आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन याद रखनी है कि q का मान 0 नहीं होता। भाग देंगे तो भाग देते टाइम बटा में जो नंबर आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, अगर मैं उनका जोड़ कर लूं, गुणा कर लूं, भाग कर लूं, घटाव कर लूं, कुछ भी कर लूं, उनके बीच में चारों संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया लगा दूं तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या आंसर आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि वह एक अपरिमेय संख्या है। बस ये ध्यान रखना है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। ओके, तो आंसर हमारा अपरिमेय ही आएगा। 12वां पॉइंट है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम उनका योग कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो हमारा आंसर परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहां पर भी q का मान 0 नहीं है। तो ये अध्याय 1 हो गया। अब अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इस अध्याय में भी आप देखो अंक भार इसके भी 4 हैं, 4 अंकों के प्रश्न आएंगे और 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, 1 अंक का एक अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्रात्मक टाइप का। ये 4 अंक आपको कैसे प्राप्त करने हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी अगर कोई घात आ जाए चर की तो उसे हम बोलेंगे कि वह एक बहुपद है। ओके, बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। किसी भी चर की जो मैक्सिमम घात होगी उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट याद रखने वाला है शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, किसी चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। जो दिया गया बहुपद है अगर उसमें हम x का मान ऐसा मान रख दें जिससे कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। और यह भी याद रखना कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, अगर हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, बहुपद की घात के बराबर होती है। शून्यकों की संख्या बहुपद के घात के बराबर होती है। तो बहुपद की घात देख लीजिए, शून्यकों की संख्या अपने आप आपको पता लग जाएगी।
अगला पॉइंट है इसमें चौथा, आपको अलग अलग प्रकार के बहुपदों के नाम, उनके मानक रूप, उनकी घात और शून्यकों की संख्या यहाँ पर मैंने बताई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेखिक बहुपद, सबसे पहला बहुपद है रेखिक बहुपद। इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी और इसकी घात 1 होती है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1, और इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा इसमें है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c और इसकी घात होती है 2। द्विघात है तो नाम से ही पता लग रहा है, द्विघात है तो घात 2 होगी और इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तीसरा टॉपिक है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो इसमें ये इसका मानक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके घात की संख्या कितनी होगी? घात कितनी होगी? 3 और शून्यकों की संख्या होगी 3। ओके, इस तरह से ये हमारे पास कुछ बहुपद थे और उनके नाम, मानक रूप और घात और शून्यकों की संख्या हमने देखी। अब इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला कि बहुपद अगर दे रखा है y बराबर px के द्वारा निर्मित वक्र x अक्ष को उतनी ही बार काटता है जितने उसके शून्यक है। x अक्ष को कितनी बार काटता है? उतनी ही बार जितने उसके शून्यक है। जैसे ये त्रिघात बहुपद है, ये कितनी बार काटेगा x अक्ष को? 3 बार, शून्यक 3 है। तो द्विघात बहुपद x अक्ष को कितनी बार काटेगा? 2 बार। रेखिक बहुपद x अक्ष को 1 बार काटेगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा व द्विघाती बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के आलेखों के बारे में बताया हुआ है। रेखिक बहुपद का आलेख तो एक सीधी रेखा होती है, जबकि द्विघात बहुपद का आलेख परवलय के आकार का होता है। आगे इसमें 5वां पॉइंट है, द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हो तो। ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन में यूज होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? -b बटा a, -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा, इसका मान होता है c/a। c होता है अचर पद, a होता है x² का गुणांक। और कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, 1/α और 1/बीटा। इनके बारे में पूछा जाता है कि 1/α और 1/बीटा का योग बताओ, 1/α प्लस 1/बीटा। तो इसका आपको ये फार्मूला याद रखना है कि -b/c होता है। क्या होता है? -b/c। और छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो वह बहुपद क्या होगा? px का मान x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये जो बहुपद है वो गुणनखंड रूप इस तरह से लिखा होता है तभी प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना, जैसे कोई दो हमें बहुपद के शून्यक दे दिए, 5 दे दिया और 3 दे दिया, या 1 और -3 दे दिया, तो आपको अल्फा और बीटा की जगह पर उनके मान लिखकर इसको सोल्व कर लेना है गुणा करके। आगे इसके बाद तीसरा अध्याय 3 अंकों का है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय का नाम है, जो कि 4 अंकों की प्रश्नावली है। ये भी 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 अंक का एक अति लघुत्रात्मक टाइप का क्वेश्चन आएगा और 2 अंक का एक लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा। सेम जो पिछला पहला और दूसरा अध्याय था बिल्कुल उसी तरह का ही पैटर्न इसका है। अब इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले रैखिक समीकरण का मानक रूप। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको कंफर्म होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। फिर इसके बाद रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। अगर युग्म आ गया तो हमें 2 समीकरण लिखनी पड़ती है। तो पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरणें लिखनी होती है। अब इसके बाद रैखिक समीकरण सदैव एक रेखा का निर्माण करती है। रैखिक समीकरण क्या करती है? एक रेखा बनाती है। और रैखिक समीकरण युग्म से 3 प्रकार के रेखा युग्म प्राप्त होते हैं। रैखिक समीकरण अगर युग्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? उससे 2 रेखाएं प्राप्त होगी। तो उन 2 रेखाओं के प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा समांतर रेखा युग्म, दूसरा होगा संपाती रेखा युग्म और तीसरा होगा प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। 3 प्रकार के युग्म प्राप्त हो सकते हैं, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। तीनों के बारे में हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले समांतर में देखिए,
इस तरह की दो लाइनें होती है जैसे समांतर लाइनें हैं एक दूसरे के। इसका प्रतिबंध क्या होता है? गुणांकों से हम पता लगा सकते हैं प्रतिबंध। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हो जाते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है, c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है, तब क्या होगा? रेखाएं कौन सी होगी? समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध ये है। और समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती ही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं निकल रहा है तो इसके हल की प्रकृति क्या होगी? असंगत, असंगत हल होगा। दूसरा है इसमें संपाती रेखा युग्म। संपाती रेखा जो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो इसका प्रतिबंध क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2। तीनों ही मान बराबर हो गए। जब इस तरह से कंडीशन आती है तो उसको हम बोलेंगे कि यह संपाती रेखा युग्म का निर्माण कर रही है। और संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है तो इसका अपरिमित या अनेक हल होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें हल प्राप्त हो रहे हैं तो इसका हल क्या होगा? संगत हल होगा। और तीसरा प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका प्रतिबंध क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2। ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसका केवल एक ही हल आ सकता है, क्योंकि एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काटती है तो इसे अद्वितीय हल भी बोला जाता है। और क्योंकि हल आ रहा है इसलिए हम इसे संगत हल कहेंगे। ठीक है। अब रैखिक समीकरण से संबंधित अगला पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? इस विधि में दी गई रैखिक समीकरण के युग्म में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। एक चर का मान ज्ञात करते हैं। एक चर का मान ज्ञात करने का मतलब उसको दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। ठीक है। जैसे x का मान ज्ञात कर लिया y के पदों में या y का मान ज्ञात कर लिया x के पदों में, तथा इस मान को फिर क्या करते हैं? अन्य समीकरण में रख देते हैं। जिसमें से निकाला है उसमें नहीं रखना, दूसरी समीकरण में इसमें रख देंगे, जिससे एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। अब इस मान की सहायता से एक समीकरण में रखने पर हमें एक दूसरे चर का भी मान हमें पता चल जाता है। ठीक है। यह है प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद अगली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है? इस विधि में हम दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं। चाहे x के गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांक बराबर कर लीजिए, बराबर करने होते हैं। तत्पश्चात दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर, ये जोड़कर या घटाकर यानी कि ये प्रश्न की डिमांड पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर गुणांक बराबर है, उनके चिन्ह भी बराबर है, तो हम घटाव करेंगे, और अगर गुणांक बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ करेंगे। उस चर का विलोप कर देते हैं, उसका हम क्या करेंगे? विलोप कर देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे हमें एक दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। इस मान को किसी एक समीकरण में रखने पर अन्य चर का मान भी ज्ञात हो जाता है। जो चर बच गया था उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, यदि बिंदु P, Q रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का एक हल हो। P, Q एक बिंदु है जो इस समीकरण का एक हल है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिए। अगर एक बिंदु दे दिया और इस समीकरण का हल बता दिया, तो समीकरण में x बराबर p और y बराबर q रखना होता है। इस समीकरण में x और y के मान हमें p और q रखना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु भी p q है। तो यहाँ से क्या होगा कि समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने के बाद में हमें प्रतिबंध का पता लग जाएगा। या यहाँ पर कई बार क्या होता है, कोई मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है, जैसे m का मान ज्ञात कीजिए, तो वो m का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 4 जो कि 4 अंकों का है, द्विघात समीकरण, उसमें मतलब हमारी प्रश्नावली है जिसका 4 अंकों का एक निबंधात्मक प्रश्न ही आना है। और निबंधात्मक प्रश्न को करने के लिए आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होता। और द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है? 2। द्विघात समीकरण है तो मूल भी 2 ही होंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की जो अब हमारे किताब में विधियां हैं, उनमें से पहली विधि है गुणन खंडन विधि और दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र विधि। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हमने फार्मूला लगाना है द्विघाती सूत्र। ए बी सी के मान हम समीकरण को देख के पता लगा सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के विविक्त कर अर्थात डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करेंगे तो तीन स्थितियां आएगी। पहली स्थिति में तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा मान कोई आएगा, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक भी होंगे और एक समान भी होंगे। और तीसरा पॉइंट है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अध्याय 5वें पर। 5वां अध्याय हमें दे रखा है समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, जो कि 6 अंकों की चैप्टर है ये टोटल। इस अध्याय में से आप देखो 1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अवैध वाले 2 प्रश्न आएंगे, और 1 अंक का 1 रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी आएगा, और एक आएगा 3 अंक का बड़ा प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो इस तरह से ये 6 अंक हमारे पूरे होते हैं। अब इस अध्याय में से देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी, नाम से ही पता लग गया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं का ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी अर्थात एपी कहलाती है। संख्याओं की एक ऐसी सीरीज या ऐसी श्रृंखला जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहे, उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। किसी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, पहला पद होता है ए, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 3d, डैश डैश लगाकर ये व्यापक पद लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ a क्या होता है, प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। आगे इसके बाद सार्वंतर, किसी एपी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर उस एपी का सार्वंतर कहलाता है। कोई 2 क्रमागत पद लीजिए और उनका अंतर, बाद वाले में से पहले वाला पद घटा दीजिए, सार्वंतर आ जाएगा। सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। और किसी एपी का अगर nवां पद निकालना हो तो जो व्यापक पद लिखा था ना an, वही हमारा nवां पद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का सूत्र है। और इसी तरह से एपी दे रखी है हमें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ये भी याद करना है आपको फार्मूला, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का फार्मूला, और Sn के कुछ और फार्मूले भी हैं और सूत्र भी है पदों का योगफल ज्ञात करने का। Sn का फार्मूला n बटा 2 a प्लस an, ये भी फार्मूला कई सवालों में काम में आता है। और तीसरा और अंतिम फार्मूला इसमें n बटा 2 a प्लस l का मतलब लास्ट पद, और लास्ट पद वैसे ये an को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन थे, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली थी। और छठा टॉपिक है इसमें, किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होगा, अंतिम पद से nवां पद निकालना है, तो an माइनस a माइनस 1 इंटू डी, ये वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, an माइनस a माइनस 1 इंटू डी। ओके, आगे अध्याय छठा अध्याय है हमारा त्रिभुजों पर आधारित, जो 4 अंकों का हमारे पास चैप्टर है। 4 अंक इसमें से कौन से आएंगे, 1 अंक का 1 वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, 1 अंक का 1 अति लघुतरात्मक टाइप का प्रश्न आएगा, और 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुतरात्मक टाइप का। तो इस अध्याय में भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है 1 अंक वाले और 2 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये समरूपता के 2 कथन हैं, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। दूसरा है समरूपता। समरूपता में आता है पहला पॉइंट कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, वर्ग तो सभी समरूप होते हैं। फिर है सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो वृत्त भी समरूप। फिर है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथा पॉइंट है इसमें, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग हो जाएगी ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद इसमें प्रमेय याद रखनी है आपने 6.1,
जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका कथन आपको अच्छे से याद करना है। कथन में क्या लिखा है? यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा DB, AD बटा DB और बराबर में AE बटा EC, AE बटा EC। तो यह है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय का कथन। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर में ये सिद्ध करने वाला भी आ सकता है। तो आपको इसका सिद्ध करने वाला पार्ट और दूसरा दोनों पार्ट समझने हैं। फिर इसके बाद अगली प्रमेय आती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, जिसे हम प्रमेय बोलते हैं 6.2। ये प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींची जाए, समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक लाइन खींचनी है और वह क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि समान अनुपात है तो DE और BC आपस में समांतर हो जाएगी, DE और BC समांतर। आगे है अध्याय 7वां, जो कि निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। निर्देशांक ज्यामिति 7 अंकों का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा इसमें से अति लघुतरात्मक, 2 अंक का एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें से आना है। तो इस तरह से ये कुल 7 अंकों का चैप्टर है। इसके हम एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए निर्देशांक तल क्या होता है। निर्देशांक तल में एक होता है क्षैतिज अक्ष और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष को हम x अक्ष या x अक्ष बोलते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष जो ये खड़ा अक्ष होता है इसको हम y डैश अथवा y अक्ष भी बोलते हैं। मूल बिंदु के बारे में पूछा जाए तो मूल बिंदु क्या होता है? ये वाला बिंदु मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु के निर्देशांक, अगर कोई बिंदु है उसके निर्देशांकों के बारे में बात हो रही है तो देखो बिंदु A हमें दिया हुआ है x, y के लिए, बिंदु A ये दिया हुआ है इस x, y के लिए। x निर्देशांक इसका कौन सा होगा? x आता है पहले या बाद वाला? x निर्देशांक इसका ये वाला है और इसे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज। y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? बिंदु की कोटि। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है एक बिंदु के निर्देशांक देकर कि इसकी भुज बताइए या इसकी कोटि बताइए, ये पूछा जा सकता है, याद रखना। फिर अगला है तीसरा पॉइंट, किसी बिंदु की अक्षों से दूरियां, अक्षों से दूरियां निकालनी हो तो बिंदु, कोई बिंदु है हमें x, y, जैसे यही बिंदु मान लेते हैं, इसकी x अक्ष से दूरी निकालनी हो और y अक्ष से दूरी निकालनी हो तो हमें क्या करना है? x अक्ष से दूरी निकालनी है तो y निर्देशांक का मान लिखना है। x अक्ष का मान अगर हमें दूरी निकालनी है तो y निर्देशांक का मान, और अगर y अक्ष से दूरी निकालनी है तो x निर्देशांक का मान निकालना है। और याद रखना इसमें भी कि जब हम दूरी निकालते होते हैं तो दूरी कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो हमें माइनस की बजाय इसका धनात्मक मान ही लेना है। ओके, आगे है इसके बाद चौथा पॉइंट, बिंदु A x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर बिंदु है? A बिंदु, तो OA बराबर होता है x² प्लस y² का वर्गमूल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस A बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकालनी हो तो ये वाला x² और y² दोनों निर्देशांकों का क्या कर देना है? वर्ग करके जोड़ देना है, x² प्लस y² और ऊपर वर्गमूल का निशान। अगला है इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट है ये भी, बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसे हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। ये लाइन भी मैंने यहाँ पर ऐड करी है तो आप इसे समझ लेना, इसे दूरी सूत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम छठा पॉइंट देखते हैं, दूरी सूत्र के क्या क्या उपयोग है। तो दूरी सूत्र से हमें पता लगता है त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में, त्रिभुज कैसे प्रकार के हैं। तो अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं तो तीनों भुजाओं की दूरियां जब निकालेंगे तो तीनों बराबर आएगी। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर आएगी
और तीसरी भुजा बराबर नहीं आएगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है चतुर्भुजों के का प्रकार ज्ञात करने में। अगर हमें चतुर्भुजों का प्रकार ज्ञात करना है तो हमें फिर क्या करना होगा, इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए भुजाएं ज्ञात करनी है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों भुजाओं का मान हमने निकालना है। अगर ये चारों बराबर आ जाती है तो हमें फिर विकर्ण ए सी और बी डी को भी चेक करना है, ए सी और बी डी को। तो ये भी अगर बराबर आएगी, विकर्ण भी बराबर आ गए, भुजाएं भी बराबर आ गई, तो वो वर्ग हो जाएगा। जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण भी आपस में बराबर आ जाए, तो इसे भी हम बोलेंगे कि यह भी एक आयत का इसमें शीर्ष बना रहा है। इसके बाद अगले है चतुर्भुजों के प्रकार में वर्ग। अच्छा, वर्ग और आयत कर लिया। अब इसके बाद यहां पर वर्ग और आयत की जगह पर हमें यहां पर लिखना है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। यहां लिख दीजिए, यहां लिखो आप समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और यहां लिखो समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, और चारों भुजाओं के साथ साथ और क्या बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण देख लीजिए बराबर नहीं है, जबकि भुजाएं बराबर है। आयत में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, जबकि इसके भी विकर्ण बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा चतुर्भुजों को प्रकार करने वाला समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है तीन बिंदुओं की संरेखता की जांच अगर करनी हो तब भी हम इसी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। बिंदु ए, बी और सी, तीन बिंदु है, तीनों अगर संरेखी होंगे तो क्या होगा, ए बी, बी सी दोनों का जोड़ ए सी के बराबर होगा। तो इसी डायग्राम में देखो ए और बी के बीच की दूरी 7 है, बी और सी के बीच की दूरी 12 है, तो 7 और 12 का जोड़ करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। यानी ये हमारा सही है, इसमें संरेखता के हिसाब से ये हमने इसको लिखा है। आगे इसके बाद आता है अगला सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हमसे क्या पूछा जाता है, दो बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु ए x1, y1 और दूसरा बिंदु है बी x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु p x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके अगर निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं तो देखो ये बिंदु P है जो कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा है m1 y2 प्लस m2 प्लस m2 y1 और नीचे अपोन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं x और y के निर्देशांकों के मान। फिर इसके बाद आता है विभाजन सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। अभी हम विभाजन सूत्र कर रहे थे तो उसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब किसी रेखाखंड का समत्रिभाजन होता है तो हमें दो बिंदुओं P x y और Q x डैश y डैश के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं कि जब कोई रेखाखंड का समत्रिभाजन होता है तो हमें दो बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो P और Q ये दो बिंदु हैं, P और Q, इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इनके लिए अनुपात क्या होगा, बिंदु P के लिए तो अनुपात होगा 1:2। P बिंदु ये रहा, इससे पहले 1 है और बाद में 2 अनुपात आ रहा है, तो 1:2। और बिंदु Q के लिए, बिंदु Q ये रहा, Q से पहले 2, Q के बाद 1, तो इस तरह से 2:1 हो जाएगा। अगला इसमें है जब किसी रेखाखंड का 4 बराबर भागों में विभाजन होता है, 4 बराबर भागों में बंट गया, तो हमें तीन बिंदु P x, y, Q x डैश, y डैश और R x डबल डैश, y डबल डैश, तो इनके अगर निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। अगला इसमें देखो आप, ये हमें 4 बराबर भागों में बांट दिया और 4 इसके ऊपर हमने एक एक लिख दिया। अनुपात ही सबसे इंपॉर्टेंट है, चीरों के निर्देशांक तो हमें पता है, तो अनुपात निकालोगे पहले P बिंदु के लिए। P बिंदु करता है 1:3 में, तो 1:3 यहाँ लिख दिया। Q बिंदु के लिए देखो, Q बिंदु के इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है,
तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:2 अर्थात 1:1, यानी इस तरह से हम इसको मध्य बिंदु वाला सूत्र भी कह सकते हैं क्योंकि अनुपात बराबर है। बिंदु r x डैश कोमा y डैश, इसके लिए क्या होगा, बिंदु r के लिए m1 m2 बराबर इसका अनुपात होगा 3:1। और इसमें यह भी याद रखना है कि बिंदु Q जो होता है वो x डैश कोमा y डैश के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से भी हम काम में लेकर कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद अगला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु दो बिंदुओं A दे रखा है x1, y1 और B दे रखा है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, बीचों बीच जो बिंदु आता है उसे मध्य बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक x होता है x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। फिर उसके बाद मध्य बिंदु सूत्र के संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, किसी वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का जो केंद्र होता है ना वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का ये जो केंद्र है ये व्यास का मध्य बिंदु है। केंद्र O, परीक्षा केंद्र O दे रखा है x, y, व्यास के सिरों A x, y और B x2, y2 के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग क्या करते हैं, केंद्र O को ज्ञात करना हो या व्यास के सिरों का मान ज्ञात करना हो, A और B के निर्देशांक, तो हम मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये था बच्चों अध्याय 1 से लेकर 7 तक के सभी अध्यायों का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फार्मूला वाइज। अब इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। उसमें जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी उनसे रिलेटेड आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सूत्र है, वो सारी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करके अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।